शेतकरी बांधवों के लिए ये गंभीर समस्या है गेट एग्रीमेंट। जब मैंने इसको समझना शुरू किया तो उसमें से समाधान भी मेरे समझ में आ गया और इसका सबसे सरल समाधान है, भारत के 70 कोटि शेतकरी बांधवों को अगर बचाना है गेट करार से तो उनको एक ही बात के लिए प्रेरित करो कि तुम खेती करना शुरू करो सेंद्रिय पद्धति से। सेंद्रिय खत वापरो, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट बंद कर दो और ये परदेशी कंपनियों के बीज वापरना बंद कर दो। ये मॉन्सेंटो का बीज, ये कारगिल का बीज, ये उसका बीज और ये सब बीज वापरना बंद कर दो। तुम्हारे बीज तुम बनाओ और उनको वापरना शुरू करो। तुम्हारी खाद तुम बनाओ, उस खाद को वापरो। तुम्हारी पेस्टिसाइड तुम बनाओ, तुमको जरूरत पड़े तो तुम खुद बनाओ, बाजार से कुछ खरीद के मत लाओ। और भारत का शेतकरी एक ऐसी स्थिति में है कि उसको बाजार से कुछ खरीद करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी खेती खुद कर सकता है, बशर्ते कि उसको कोई प्रेरित करने वाला हो। क्योंकि अब तक पिछले 20-25 साल में उसको बहुत गलत जानकारी दी गई है, बहुत माहिती ऐसी दी गई है। उसको सबसे खराब माहिती ये दी गई कि बिना यूरिया, बिना डीएपी, बिना सुपर फॉस्फेट, बिना रासायनिक खत के कुछ उत्पन्न नहीं होता, जो सबसे गलत माहिती है। उत्पन्न होने में यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट का कोई हिस्सा नहीं होता, कोई योगदान नहीं होता। मैं आपको इसका सबसे बड़ा फ्रॉड बताता हूं, ये यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट का कितना बड़ा फ्रॉड है। और यहां कोई एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट होगा तो वो तुरंत समझ जाएगा। फ्रॉड ये है कि यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट जितना भी डाला जाता है उसका 1% भी काम में नहीं आता। 1%, 1% भी काम में नहीं आता। 99% यूजलेस जाता है। कैसे जाता मैं समझाता हूं आपको। जब भी हम बीज डालते हैं खेत में तो बीज में अंकुरण होता है। अंकुरण धीरे धीरे पौधा बनता है, पौधा बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। आप अगर ध्यान से इस विषय को देखें और समझें तो होता यह है कि पौधा जब अंकुरित होता है और अंकुरित होने से 20-25 दिन के अंदर उसकी कैनोपी आ जाती है। कैनोपी मीन्स उसके पत्ते आ जाते हैं। अब जैसे ये पत्ते आ जाते हैं तो पौधा जमीन से भोजन लेना बंद कर देता है। तो सारा भोजन लेता है सूर्य के प्रकाश से, सारे का सारा भोजन के प्रकाश से लेता है, जिसको हम सब लोग फोटोसिंथेसिस और जो भी कहना चाहें कहिए। तो उसकी जब कैनोपी आ गई, पत्ते आ गए, तो भोजन लेने का काम तो सूर्य से कर रहा है, तो जमीन से भोजन लेना तो बंद कर दिया। और यूरिया, डीएपी आप जमीन में डाल रहे हो, वो कुछ ले ही नहीं रहा, फालतू में डाल रहे हो। टोटल बोगस है, फ्रॉड है। और इतना बड़ा फ्रॉड हिंदुस्तान में चल रहा है पिछले 40 साल से ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पे। और जब मैं हिंदुस्तान के बड़े साइंटिस्टों से ये बात किया कि आप इतना बड़ा फ्रॉड 40 साल से चला कैसे रहे हैं इस देश में, पौधे को जब जरूरत है जमीन से कुछ लेने की, उस समय यूरिया, डीएपी होता नहीं वहां। जब उसको जरूरत नहीं है तब वो डाला जाता है। तो उन्होंने कहा हाँ बात तो आपकी सही है। तो ये चल कैसे रहा है? तो ये चल रहा है इसलिए कि ये जो यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट कंपनियां हैं, इनका कमीशन ऊपर से नीचे तक बंट रहा है, नेताओं से अधिकारियों तक, इसलिए ये चल रही है, इसलिए फ्रॉड भी चल रहा है। साइंटिस्ट में भी वही कमीशन बंट रहा है। हिंदुस्तान को छोड़कर दुनिया के सभी देश के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जितना यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट जमीन में डाला जाता है वो 99% वेस्ट चला जाता है और मिट्टी को ही खराब करता है। वो अल्टीमेटली मिट्टी को खराब कैसे करता है? मिट्टी का जो बैलेंस है उसको तोड़ देता है। मिट्टी का बैलेंस है, पीएच उसका 7 के आसपास होना चाहिए, कार्बन कंटेंट उसका 8 के आसपास होना चाहिए। कार्बन कंटेंट को लगातार कम करता जाता है, पीएच को लगातार घटाता बढ़ाता रहता है, तो दोनों स्थिति में टूटता है बैलेंस। बैलेंस टूटता है तो खेती में उत्पन्न कम हो जाता है और उसका नुकसान शेतकरी को होता है। तो यूरिया, डीएपी का इतना बड़ा फ्रॉड, और उससे भी बड़ा फ्रॉड पेस्टिसाइड का। ये जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड है ये इससे भी बड़ा फ्रॉड है। एंडोसल्फान डालो, मेलाथियान डालो, पैराथियान डालो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड डालो, ये डालो, वो डालो। भाई क्यों डालो? तो कहते हैं जी कीट आया है। अच्छा कीट आया है तो ठीक है, किसी ने उसको बुलाया है तब आया, ऐसी तो नहीं आया। कीट आया है आपकी फसल पे, आपकी फसल को चौपट कर रहा है, तो किसी ने उसको बुलाया, या तो उसके लिए कंडीशन तैयार की है तो वो आया, अदरवाइज कैसे आता? आपके शरीर में कोई वायरस या विषाणु कैसे घुस जाता है? अनुकूल कंडीशन है तो घुस जाता है, अगर प्रतिकूल कंडीशन है घुस के दिखा दे कोई वायरस आपके शरीर में। इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए, कोई एक डॉक्टर है, सवेरे से शाम तक 50 मरीजों के पास बैठता है, उनके श्वास से निकली हुई दुर्गंध को भी सूंघता है, लेकिन हर डॉक्टर को तो ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो जाता। होता है क्या? ट्यूबरकुलोसिस का इलाज करने वाले किसी भी डॉक्टर को ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो जाता है,
क्यों? उसका अपना इंटरनल बॉडी रेजिस्टेंस या इंटरनल सिस्टम ऐसा है जो आसानी से बाहर के वायरस बैक्टीरिया से लड़ सकता है। ठीक है, आसानी से तो नहीं जाता, आसानी से प्रवेश भी नहीं करता और वो फल भी नहीं दे पाता। इसी तरह से भूमि के साथ होता है। भूमि के साथ भी यही होता है कि आसानी से कोई भी वायरस और बैक्टीरिया आके किसी फसल को चौपट कर दे, ये तो तभी संभव है जब वहां पर उसके लिए कंड्यूसिव कंडीशन हो, माने उसको अपना काम करने के लिए अनुकूल वातावरण मिले, अन्यथा तो ये संभव नहीं है। और वो अनुकूल वातावरण कौन पैदा कराता है? ये यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट। दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने ये प्रयोग करके देख लिया है कि जो भूमि में यूरिया, डीएपी सबसे ज्यादा डाला जाता है, उसी भूमि पे सबसे ज्यादा वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल अटैक होता है, उसी में सबसे ज्यादा जंतु आते हैं, कीट आते हैं। तो वहीं आपको पेस्टिसाइड ज्यादा चाहिए। अब इसका सरल उपाय है कि यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट डालना बंद कर दो, आपको जंतुनाशक की भी जरूरत नहीं है, कीटनाशक की भी जरूरत नहीं है। तो गेट करार से भारत के शेतकरी बांधवों को बचाने का अब सबसे सरल रास्ता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, नैसर्गिक खेती। उसको जो भी नाम देना है नाम दे दीजिए, उससे कोई महत्व नहीं है, उसमें विवाद भी करने की जरूरत नहीं है। बिना रसायन की खेती, माने यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट, एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान के बिना खेती करना इस देश का किसान जब शुरू कर देगा तो गेट करार की एक भी शर्त उसके ऊपर लागू नहीं होती। गेट करार में से ये रास्ता निकलता है। अर्थात हम हिंदुस्तान के लोग आप सबके साथ मिलकर अगर एक अभियान पूरे देश में चलाएं शेतकरी बांधवों के लिए, नैसर्गिक खेती करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, प्राकृतिक खेती करो, सेंद्रीय खेती करो, ये ज्यादा से ज्यादा अभियान चलाया जाए तो गेट करार से आप 70 कोटि शेतकरी को बचा लेंगे और हिंदुस्तान को भी बचा लेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान की माटी में ये तासीर है कि हम सेंद्रीय खेती कर सकते हैं, यूरोपियन लोग नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोप की माटी वैसी नहीं है सेंद्रीय खेती करने लायक। सेंद्रीय खेती होने के लिए माटी की सबसे बड़ी विशेषता उसको सॉफ्ट होना चाहिए। यूरोप की माटी बहुत कड़क है, भारत की माटी बहुत सॉफ्ट है। भारत में संभव है, यूरोप में संभव नहीं है, इसलिए ये हमारे यहाँ संभव है। और सेंद्रीय खेती उसी देश में संभव है जहां सूर्य का प्रकाश बराबर मिलता रहे। यूरोप को 8 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, हमको 12 महीने सूर्य का प्रकाश मिलता है। 24 घंटे चाहे तो सूर्य के प्रकाश का हम उपयोग कर सकते हैं। 12 घंटे तो सीधे कर सकते हैं, 12 घंटे परोक्ष रूप से कर सकते हैं। तो सूर्य का प्रकाश हमें हमेशा उपलब्ध है। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास अद्भुत किस्म की है, मिट्टी सबसे सुंदर दुनिया की हमारे पास है, हमारे पास पानी की भी व्यवस्था ठीक ठाक है। बस हमारे शेतकरी बांधव का मानस बदलने की जरूरत है, मन बदलने की जरूरत है, और वो सेंद्रीय खेती की तरफ आ जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आ जाए, तो गेट करार से बचने का रास्ता है एक। दूसरा, बाकी सेक्टर में गेट करार से बचने का क्या रास्ता है? बाकी जितने भी सेक्टर हैं गेट करार के जिनका मैं अभ्यास कर रहा हूं, उनसे बचने का रास्ता महात्मा गांधी बताकर गए हैं। महात्मा गांधी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी अपने जीवन में, जब कही थी तब भी सत्य थी और उनके जाने के बाद भी सत्य है। वो कह गए हैं कि जब गुलामी चारों तरफ से घेर ले आपको और हर तरफ आपको गुलामी ही गुलामी नजर आए और आपको लगने लगे कि अब आपकी आजादी और स्वतंत्रता चली जाएगी, तब बहिष्कार और असहयोग 2 ऐसे शस्त्र हैं जो गुलामी के हर पहाड़ को तोड़ सकते हैं। ये गांधी जी बता गए हम। माने गेट करार की गुलामी जब चारों तरफ से घेर ले, हजारों विदेशी कंपनियां भारत में घुस जाएं और देश को लूटने में लगी रहें, तो हमारे पास एक शस्त्र है, वो बहिष्कार और असहयोग का। गांधी जी बता के गए और उसका उन्होंने उपयोग भी करके दिखाया। तो हम भारतवासी एक संकल्प कर लें, हम बहिष्कार करेंगे और असहयोग करेंगे। अर्थात जितनी भी विदेशी कंपनियां बाहर से आएंगी कुछ भी करने के लिए, उनका बहिष्कार करेंगे, उनके साथ असहयोग करेंगे। इसका समझने का अर्थ क्या है? बहिष्कार करेंगे, असहयोग करेंगे। अगर विदेशी कंपनी आके भारत में पानी बेचती है, दंत मंजन बेचती है, टूथ पाउडर बेचती है, टूथपेस्ट बेचती है, हम खरीदेंगे नहीं। और असहयोग कैसे करेंगे? अगर विदेशी बैंक आके भारत में अपनी ब्रांच खोलती है, हम हमारा अकाउंट उसमें खोलेंगे नहीं। अगर हम हिंदुस्तानी विदेशी बैंकों में अकाउंट नहीं खोलेंगे, कौन विदेशी बैंक है जो यहां चल जाएगी? अगर हम हिंदुस्तानी विदेशी बीमा कंपनियों से कुछ मदद लेंगे ही नहीं, उनके यहां प्रीमियम भरेंगे नहीं, उनसे पॉलिसी लेंगे नहीं, कौन सी विदेशी बीमा कंपनी यहां चल जाएगी? हम हिंदुस्तानी किसी विदेशी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके सामान खरीदेंगे नहीं, कौन सा विदेशी डिपार्टमेंटल स्टोर चल जाएगा?
सवाल ही नहीं उठता। गांधी जी का बताया हुआ ये रास्ता बहुत ही अच्छा, तकनीक भरा और ताकतवर है कि बहिष्कार करो और असहयोग करो, अंग्रेजों के साथ असहयोग करो। और इस स्थिति तक गांधी जी ने असहयोग कराया कि अंग्रेजी सरकार को टैक्स देना बंद कर दो। और जिस दिन भारतवासियों ने टैक्स देना बंद कर दिया, अंग्रेजी सरकार ने सरेंडर करना शुरू कर दिया। जब तक हम भारतवासी बराबर उनको टैक्स भरते रहे, वो हमारे ऊपर शासन करते रहे। जब सरदार पटेल ने और महात्मा गांधी ने टैक्स नहीं भरने का अभियान शुरू कराया पूरे देश में, अंग्रेजों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया और एक दिन सरेंडर करके चले गए। तो यही हम कर सकते हैं, हम विदेशी बैंकों से असहयोग करें, माने सिटी बैंक ऑफ इंडिया में खाता ना खोलें, खोल लिया है तो बंद करें, HDFC में खाता ना खोलें, ANZ विंडलेज में खाता ना खोलें। भारत में 28 तो नेशनल बैंक हैं, फिर हमारी रीजनल बैंक हैं, फिर लोकल बैंक हैं, फिर कोऑपरेटिव बैंक हैं, इतनी सारी हमारे पास हैं, इनमें हमारे अकाउंट खोलें, हमारा पैसा इनमें डिपॉजिट करें। फिर आप कहेंगे जी इनमें घोटाले होते रहते हैं। घोटाले तो विदेशी बैंकों में इतने बड़े होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और भारत के किसी स्वदेशी बैंक में घोटाला होगा तो उसकी गारंटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता है, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। सिटी बैंक ऑफ इंडिया का घोटाला होगा तो उसका कुछ गारंटी नहीं है, वो पैसा भी लेके चला जाएगा, सब खत्म कर देगा, आप कुछ नहीं कर सकते। और अमेरिका जाके लड़ नहीं सकते उससे आप। तो घोटाले होते हैं तो उनको ठीक करने के लिए हम कोशिश करें, अपने सिस्टम को दुरुस्त करें। लेकिन इस घोटाले के कारण हम विदेशी बैंकों में खाते जमा करें और उनके हाथ में सारी अपनी जमा पूंजी सौंप दें, वो अच्छा नहीं। तो हम हमारे जीवन में संकल्प करें कि विदेशी कंपनियों का सामान खरीदेंगे नहीं और उनको मदद करेंगे नहीं, किसी भी तरह का सहयोग करेंगे नहीं। हम भारतवासी अगर उनको सहयोग ना करें और उनका सामान ना खरीदें, कोई गैट करार, कोई विदेशी कंपनी इस देश में हावी नहीं हो सकती। तो ये हमें करना है, पूरे देश में ये अभियान चलाना है। और इसके साथ साथ दुनिया के उन सभी देशों में ये अभियान चलाना है जिनको गैट करार से तकलीफ होने वाली है। मैंने आपसे कहा मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, छोटे छोटे देश हैं, ओमान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, सोमालिया, इथियोपिया, बल्गारिया, रोमानिया, ये सभी देशों में भी अभियान चलाना है और उसका प्रयास हमने शुरू किया है। मैं अभी पिछले महीने करीब 20 दिन के लिए विदेश प्रवास पे गया था और इन्हीं छोटे छोटे देशों में गया था। यूरोप का एक भी देश नहीं है जो बिना तेल के जिंदा रहे। कहने लगे अगर हम इनको तेल नहीं बेचेंगे तो किसको बेचें? मैंने कहा हमको बेचो, दुनिया के सब देशों को बेचो, अमेरिका यूरोप को छोड़कर किसी को भी तेल बेचो, और आपका अधिकार है आप किसको बेचो किसको नहीं बेचो। भाई पैदा करने वाले का अधिकार होता है ना किसको बेचना किसको नहीं बेचना। आप इनको बेचना बंद कर दो तेल। तो उनका और दूसरा उपाय बताइए। मैंने कहा दूसरा उपाय उससे भी ज्यादा सरल है। मैंने उनको कहा कि आप जो तेल बेचते हो वो डॉलर में बेचते हो, आप अपनी करेंसी में बेचो। कुवैत की करेंसी है दीनार, ठीक है, दीनार में तेल बेचो। बहरीन की करेंसी है वो उनमें बेचे। ओमान की करेंसी है रियाल, वो रियाल में बेचे। संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी है दिरहम, वो दिरहम में बेचे। डॉलर में बेचना ही बंद कर दो। उन्होंने पूछा इससे क्या होगा? मैंने कहा सबसे बड़ा काम ये होगा कि जब डॉलर में आप तेल बेचेंगे नहीं तो डॉलर में तेल का रेट फिक्स नहीं होगा, और तेल का रेट डॉलर में फिक्स नहीं होगा तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, और डॉलर की डिमांड कम होगी तो डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, और डॉलर की कीमत कम होगी तो अमेरिका की कीमत कम हो जाएगी, और अमेरिका की कीमत कम हुई तो दिन सीधा हो जाएगा। फिर मैंने कहा तीसरा एक सरल उपाय है कि आपके आपस के झगड़े हैं उनको सुलझाना है तो एक सरल रास्ता है। देखिए कुवैत का है दीनार, ओमान का है रियाल, संयुक्त अरब अमीरात का है दिरहम, आप मिलके एक कॉमन करेंसी बना लो। जैसे यूरोप के देश मिल गए और उन्होंने यूरो बना लिया, फ्रांस ने, जर्मनी ने, स्वीडन ने, स्विट्जरलैंड ने, डेनमार्क ने, नॉर्वे ने आपस में मिलके यूरो बना लिया, तो आप जितने भी अरब देश हैं मिलके एक कॉमन करेंसी बना लो और उसमें तेल बेचो, तो इनको आप ठीक कर सकते हो। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो आइडिया ठीक है। मैंने कहा ये आइडिया इतना अच्छा है जिसमें आपको ओसामा बिन लादेन की भी जरूरत नहीं है, सद्दाम हुसैन की भी जरूरत नहीं है। आप ओसामा बिन लादेन पैदा करो, सद्दाम हुसैन पैदा करो, फिर उसको करोड़ों रुपए डोनेशन में दो, वो हथियार उन्हीं देशों से खरीदे फिर उनको मारे। उससे अच्छा एक ऐसे हथियार से पीटो जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। और ये जितने भी अरब देश हैं इनके कई शेखों को मिला और हर एक को जाके मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट किया कि आपके पास अरबों डॉलर है जो आपने अमेरिका में रखा हुआ, ये वहां से निकाल लो, भारत में रख दो। वैसे भी आपका अमेरिका से झगड़ा है, अरब देशों का अमेरिका से कोई दोस्ती तो है नहीं, अमेरिका रोज गाली देता है इनको, तो आप उनकी रोज गाली सुनते हो, अपना डॉलर भी वहीं रखते हो,
उनका डॉलर माने पेट्रो डॉलर। तो मैंने कहा वो सब भारत में रखो। तो उनका भारत में सिस्टम, मैंने कहा बहुत हमारे पास 28 बैंकें हैं नेशनल लेवल की, रीजनल लेवल की तो उससे भी ज्यादा है, और लोकल लेवल की तो सबसे ज्यादा है। किसी भी बैंक में रखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटी देता है।